ये एक ऐसी हॉरर मूवी है जो कोई भी थिएटर में रिलीज नहीं हुई। ये मूवी इतनी ज्यादा डरावनी है कि नेटफ्लिक्स ने भी अपने प्लेटफॉर्म पे ज्यादा देर तक नहीं रखा। सचिन फ्रेंचाइजी के सारे पार्ट्स आ गए हैं, लेकिन सचिन 7 आज तक किसी भी कंट्री के थिएटर्स में रिलीज नहीं हुई। कहते हैं कि ये मूवी देखने के बाद लोगों को अपने खुद के घर में जिन दिखने लगते हैं। अगर आप लोग में हिम्मत है तो अकेले रात में एप्पल टीवी पर देख सकते हो, लेकिन सिर्फ अपने रिस्क पर देखना, क्योंकि ये मूवी इतनी डरावनी है कि जिसने भी इसको देखा उसको अपने पास जिन्स होते हुए दिखते हैं। हर 19 साल में सिर्फ एक बार यह महीना आता है, और अगर इस महीने में कोई भी जुल्मत रिचुअल कर दे तो उसका कर्ज 3 पीढ़ियों तक नहीं जाता। इस फिल्म में एक दादी बार बार चिल्लाती है कि तुम मेरी पोती नहीं हो, और जब आपको वजह पता चलेगी आप सुन के कांप जाएंगे। फिल्म की शुरुआत में ब्लैक मून का कॉन्सेप्ट बताया जाता है। ये एक बहुत रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट माना जाता है जो लगभग हर 19 साल में एक बार दिखता है। ब्लैक मून के कई अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। कभी एक ही महीने में 2 अमावस्या आ जाती और दूसरी वाले को ब्लैक मून कहा जाता है। कुछ सिचुएशंस में तीसरी अमावस्या को भी इसी नाम से जाना जाता है। लेकिन सबसे अनयूजुअल कंडीशन तब होती है जब पूरे महीने में एक भी अमावस्या ना आए। ऐसे महीने को ब्लैक मून मंथ कहा जाता है, जो अक्सर फरवरी के साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि असल में सबसे छोटा महीना फरवरी ही होता है, और इसी वजह से यह घटना काफी अनकॉमन है। यह मूवी की कहानी इसी महीने के दौरान चलती है। यहाँ हम एक मीरल नाम की एक औरत को देखते हैं जो एक शमन के सामने बैठी होती है। शमन उसे आखिरी बार सोचने का मौका देती है और कहती है कि जिस रिचुअल की वह मांग कर रही है उसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन मीरल का फैसला पक्का होता है। उसका कहना था कि जिस इंसान ने उसके पति और बेटे की जान ली, उसे वो किसी भी कीमत पर सजा दिलवा कर रहेगी। उसके दर्द का बदला उससे भी बड़ा दर्द देकर ही पूरा होगा। श्रमण उसकी बात मान लेती है और बताती है कि जुल्मत रिचुअल पूरा करने के लिए उसे एक बलि की जरूरत होगी। शमन की बात मानकर मीरल मेहमत नाम के एक अनाथ लड़के को अपने साथ ले आती है। जुल्मत रिचुअल 16 फरवरी की रात को शुरू होता है। मेहमत को बांध के रखा गया होता है और श्रमण कुछ मंत्र जाप कर रही होती है। उसके आसपास की औरतें काले मास्क पहने खड़ी होती हैं, जैसे वह अंधेरे की ताकत का प्रतीक हो। जैसे ही रिचुअल अपनी फुल फोर्स पर पहुंचता है, मेहमत के साथ कुछ अजीब चीजें होने लग जाती हैं। उसी वक्त एक दूसरी जगह पर एक आदमी अपने घर पहुंचता है, एक शॉटगन उठाता है और अपने पूरे परिवार को गोली मारकर मार डालता है। सबको मारने के बाद आखिर में वह खुद की भी जान ले लेता है। अब इससे हम लोग समझ पाते हैं कि यह वही आदमी है जिससे मिरल बदला लेना चाहती थी, और इसी के लिए उसने यह जुल्मत ब्लैक मैजिक करवाया। रिचुअल के बाद शमन मीरल को बताती है कि उसका बदला पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी एक आखिरी चीज करना बाकी है। वह बताती है कि अगली रात मेहमत को जिंदा दफन करना होगा। यह पाप सिर्फ मीरल अकेले को उठाना पड़ेगा। श्रमण के मुताबिक लड़के का खून अब श्रापित हो चुका है और उसमें डिमोनिक असर घुल चुका है। वो मीरल को एक ताबीज भी देती है जो 7 अलग अलग जानवरों की हड्डियों से बना होता है। वो उसे स्ट्रिक्टली कहती है कि लड़के को दफन करते वक्त यह ताबीज भी उसके साथ ही जमीन के नीचे जाना चाहिए, और अगर जरा सी भी गलती हुई तो उसका नतीजा बहुत ज्यादा भयानक हो। इसी दौरान हम एक लोहार को देखते हैं जिसका नाम ओरहान होता है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि जुल्मत का महीना शुरू हो चुका है, वो परेशान हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि कोई ना कोई इस फॉरबिडन रिचुअल को परफॉर्म जरूर करेगा, और इसी से हम लोग को समझ में आ जाता है कि उसे ब्लैक मैजिक और पैरानॉर्मल चीजों का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। अब अगर आप लोगों ने सचिन फ्रेंचाइजी के पुराने पार्ट्स देखे हैं तो आप इस आदमी को पहचानते होंगे। ये वही ओरहान है। अब कहानी लगभग 1 महीने आगे बढ़ती है और हम लोग 21 मार्च 2018 पे पहुंचते हैं। मीरल अब एक बड़े घर में नौकरी कर रही होती है। इस घर में 5 लोग होते हैं। केमल जो कि डॉक्टर था, लेकिन किसी वजह से उसने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया। उसकी वाइफ आरजू, बड़ी बेटी सेरप, छोटी बेटी रूया और कैलम की माँ लाले। लाले अल्जाइमर की पेशेंट है और अक्सर चीजें भूल जाती है। रूया की तबीयत भी लंबे समय से ठीक नहीं रहती। आरजू मिरल को घर के काम के साथ साथ लाले और रूया का भी खास ध्यान रखने को कहती है। जब रूया अपनी दादी से मिलने जाती है तो लाले उसे देखकर बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करती है। वो बार बार एक ही बात को रिपीट करती है कि तुम मेरी असली पोती नहीं हो। वह यह बात भी कहती है कि केमल ने कोई बहुत बड़ी गलती करी है और उसका पछतावा भी उसे है। रूया को इस बात का मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन यह सारे शब्द उसके मन में रह जाते हैं। जब रात के वक्त मीरल लाले को खाना खिलाने जाती है तब वह उसके साथ भी बहुत अजीब बर्ताव करती है। वो गुस्से में कहती है कि उसकी पोती ऊपर रहती है और उसे कह देना कि दोबारा उसके
कमरे में कदम ना रखें। लाले फिर से वही बात दोहराती है कि जो लड़की सबको रुया लग रही है वह असल में रुया है ही नहीं। उसके मुताबिक केमल ने उसे किसी और चीज में बदल दिया है। इतना कहकर वह मीरल को भी कमरे से निकल जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ शेरब अभी भी नए घर और नए माहौल से परेशान थी। उसे लगता था कि उसके पुराने दोस्त और पुरानी जिंदगी उससे छीन ली गई है। एक दिन वह रुया से कहती है कि उसकी लाइफ कितनी इजी है क्योंकि उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती, काश वो भी उसकी जगह होती। लेकिन रुया तुरंत जवाब देती है कि उसकी जगह होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो कुछ भी वह झेल रही है वह बाहर से दिखने में भले ही नॉर्मल हो, अंदर से बहुत ज्यादा बुरा है। अब उस रात मीरल अकेले बैठकर अपने पति और बेटे की पुरानी तस्वीर देख रही होती है। इसी दौरान उसे अपना दर्दनाक पास्ट याद आता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके पति के भाई ने प्रॉपर्टी के लालच में आकर उसके पति और बेटे को गोली मारकर मार डाला था। सिर्फ मीरल को ही जिंदा छोड़ दिया था और यही वजह थी कि उसने जुल्मत रिचुअल का सहारा लेकर बदला लिया। लेकिन उस रात कुछ और भी होता है। अचानक से उसे अपना मरा हुआ बेटा नजर आता है। वह उदास आवाज में कहता है कि मीरल ने अपना वादा पूरा नहीं किया। अगले ही पल श्रवण का डेमोनिक रूप सामने आ जाता है और मेहमत की तस्वीर दिखाकर उसे डराने लगता है और पलक झपकते ही सब कुछ गायब हो जाता है, जैसे कि वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। इसी वक्त केमल को भी एक खौफनाक विजन आता है। उसे लगता है कि बाथरूम में रुया खून से लथपथ बेहोश पड़ी है। हर तरफ ब्लड बैग्स लगे हुए हैं और पास ही में लाले खड़ी हुई है जो कि बहुत अजीब तरीके से बातें कर रही है। घबराकर केमल रुया को उठाता है, लेकिन जब वह उसके चेहरे की तरफ देखता है तब उसे पता चलता है कि उसकी बाहों में रुया नहीं बल्कि मेहमत था। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं उसे पता चलता है कि यह सब कुछ एक हेलुसिनेशन था। अगले दिन सैरब रुया से पूछती है कि उसे नई मेड कैसी लगती है। रुया कहती है कि मीरल अच्छी है, लेकिन सैरब को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उसके हिसाब से मीरल की मुस्कान और उसका व्यवहार कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। वो रुया को समझाती है कि उसे उस औरत के साथ ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। इसी बीच ओरान भी जुल्मत कर्ज के पीछे की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि रिचुअल हुआ है और अगर उसे रोका नहीं गया तो कई लोग इसकी कीमत चुकाएंगे। जैसे जैसे वह सच के करीब पहुंचता है उसके कानों में अनजान आवाजें गूंजने लगती हैं जो उसे पीछे हटने की धमकी देती हैं, लेकिन ओरहान रुकने वालों में से नहीं था। अगले दिन रुया अपनी माँ आरजू को धीरे से बताती है कि वह सिर्फ के कमरे में नहीं रहना चाहती। जब आरजू वजह पूछती है, रुया उससे सिर्फ इतना कहती है कि उसे वहाँ अजीब महसूस होता है। आरजू सोचती है कि शायद दोनों बहनों के बीच में कोई मामूली झगड़ा हुआ होगा और इस बात को सीरियसली नहीं लेती। इसी दौरान कहानी में एक काजिम नाम का आदमी एंटर करता है। वो अनाथ बच्चों को कंट्रोल करके उनसे भीख मंगवाता था। वो अपने पार्टनर से बात कर रहा होता है और उसकी बातों से पता चलता है कि कभी मेहमत भी उनके ग्रुप का हिस्सा था। और सबसे बड़ी बात, जिस रात मीरल ने मोहम्मद को जिंदा दफन करने की कोशिश की थी उसी रात काजिम ने उसे बचा लिया था। इसका मतलब यह है कि वह रिचुअल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। काजिम को मीरल और केमल दोनों के बारे में काफी कुछ पता था। केमल का एड्रेस देने के बदले मीरल से वह पैसे तक ले चुका था। अब वह यह जानने की कोशिश कर रहा था कि मीरल असल में केमल के घर तक क्यों पहुंची और इसीलिए वह अपने आदमी को उस पर नजर रखने के लिए कहता है। इधर केमल लाले को सोते सोते उठा देता है। वो कहता है कि रुया को बचाने के लिए आपको अपनी जान देनी होगी। लाले कहती है कि ठीक है, मुझे भी मार दो और मेहमत को भी मार दो। केमल कहता है कि आप मेहमत को कैसे जानती हैं? लाले बताती है कि उसे मेहमत ने ही बताया है, वह यहाँ आता जाता रहता है। केमल कहता है कि रुया को बचाने के लिए मुझे आपका खून चाहिए और यह कहते हुए लाले के फेस पर ब्लड वाली पाइप लपेट देता है। फिर उसे वह सीढ़ियों के ऊपर तक ले जाता है और वहां से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। लेकिन दूसरे ही पल केमल देखता है कि यह बस एक बुरा सपना था। लेकिन उसे अपनी मॉम की चिंता तो होने लगती है। वो उन्हें देखने जाता है और पाता है कि उसकी मॉम आराम से सो रही होती है। ये देखकर वह अपने रूम में वापस आकर लेट जाता है, लेकिन तभी उसको लाले की चीखने की आवाज सुनाई देती है और वह उसे बुला रही थी। केमल भाग के उसको देखने जाता है। तब वह उससे कहती है कि यह कोई सपना नहीं, मैं सच में जा रही हूँ। केमल देखता है कि उसकी मॉम सीढ़ियों पर खड़ी थी और केमल के मना करते करते ही वो वहाँ से गिर जाती है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। इधर हम लोग केमल और काजिम को साथ में देखते हैं। काजिम उसे किसी बात के लिए काफी टाइम से ब्लैकमेल कर रहा था और उसे पैसे भी मांग रहा था। केमल कहता है कि अब उसके पास और पैसे नहीं हैं। इस बात पर काजिम उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे और पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा और तुम्हें जेल करवा दूंगा। जब केमल वापस घर आता है तब खाने की टेबल पर सिरप मोबाइल चला रही होती है। वह उसे मोबाइल छोड़कर खाने पर ध्यान देने को कहता है, लेकिन जब सिरप उसकी बात नहीं मानती तो सारा गुस्सा वो सिरप पर निकाल देता है। सिरप कहती है कि ये मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। आप हमें यहाँ पर लेके आए, यहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं है और ऊपर से मुझे इस घर में डरावने सपने आते हैं। आरजू कहती है कि ये सारी बातें मत करो, रुया डर रही है। लेकिन यहाँ पे रुया अपने डैड को बताती है कि वो अपनी दीदी के पास नहीं गई थी, सिरप ने झूठ बोला है। दूसरी तरफ हम मीरल को देखते हैं जो कि कुछ सोच रही थी और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मीरल मोहम्मद को दफना रही थी उसी वक्त काजिम अपने पार्टनर के साथ वहां पर आ
गया था और मेहमत को बचा लिया था। दूसरी तरफ हम काजिम को देखते हैं जो कि एक बच्चे को डांट रहा था कि आज तुम्हारी कलेक्शन कम क्यों है और उसे रॉड से मारने आता है। लेकिन तभी मोहम्मद की आत्मा उस बच्चे के अंदर आ जाती है और उस रॉड से उल्टा काजिम को ही मार डालता है और कहता है कि अंकल आपने मुझे बचाया क्यों था। इधर लाले का भूत रुया को हंट करता है। वो कहती है कि मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, तुम्हारे मॉम डैड ने तुमसे झूठ बोला था, मैं मर चुकी हूँ और मैं कब्र में हूँ। और फिर वह आकर रुया के पैर पकड़ लेती है जिससे रुया जोर से चीखती है। उसकी चीखें सुनकर सब लोग दौड़ के वहाँ पे आते हैं। आरजू कहती है कि बेटा तुमने शायद एक डरावना सपना देखा है, लेकिन रुया कहती है कि मुझे आज मीरल आंटी के साथ सोना है। इधर केमल अपने रूम में बैठकर कुछ सोच रहा था और तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। उन आवाजों का पीछा करते करते वो बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में आरजू, सिरप, रुया और मोहम्मद बैठकर प्रोजेक्टर पर कुछ देख रहे होते हैं और यहाँ पे केमल ने जो गड़बड़ करी थी वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं। यहाँ पे हमको पता चलता है कि भले ही कासिम ने मेहमत को मीरल से बचा लिया था, लेकिन फिर बाद में उसे केमल को बेच दिया था। असल में रुया को एनीमिया नाम की बीमारी है। उसकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं, इसीलिए समय समय पर उसे फ्रेश ब्लड चढ़ाना होता है। मेहमत का ब्लड ग्रुप और रुया का ब्लड ग्रुप एकदम एग्जैक्ट मैच होता है, इसीलिए केमल इलीगल तरीके से मोहम्मद का ब्लड रुया को चढ़ा रहा था। लेकिन जोश में आकर उसने गड़बड़ कर दी, मोहम्मद की बॉडी से सारा खून निकाल दिया था जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन मोहम्मद का ब्लड तो डीमन का था और श्रापित था और अब ये ब्लड रुया के अंदर आ गया था। इसीलिए लाली कहती रहती थी कि तुम मेरी पोती नहीं हो, तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ और बना दिया है। तो असल में रुया के जरिए कर्ज पूरी फैमिली पर ही लग गया था और इसीलिए इन्हें हंट किया जा रहा था। दूसरी तरफ हमें मिर्रल की असलियत का भी पता चलता है कि आखिर यह इस घर में क्या करने आई थी। अब क्योंकि मिर्रल ने उस रिचुअल को कंप्लीट नहीं किया था, इसीलिए शमन ने उसे बताया था कि जब तक तुम ये रिचुअल कंप्लीट नहीं करोगी तब तक ये कर्ज तुम्हें भी परेशान करता रहेगा। वो डीमन ब्लड अब रुया नाम की लड़की के अंदर है, इसीलिए तुम्हें अब उसे ही जिंदा दफनाना होगा। शमन उसे ये भी बताती है कि तुम्हारे पास जो एमुलेट है वह तुम्हें बता देगा कि तुम्हें यह कब करना है। इसके बाद मीरल ने काजिम को पैसे देकर रुया का पता लगाया और इसके घर तक पहुंच गई। इधर मीरल एमुलेट चेक करती है तो वह हिलकर इशारा कर देता है। इसका मतलब है कि मीरल को आज रात ही रुया को दफनाना होगा। यहाँ पे कर्स अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है और सबसे पहले आरजू पोजेस हो जाती है। इसके बाद वह सेरप को भी पोजेस कर लेती है। दूसरी तरफ मीरल रुया के रूम में जाती है और उसे बहाने से अपने साथ चलने के लिए कहती है। इधर ओरहन सूट बूट पहनकर उसके घर तक पहुंच जाता है। वो एक्सोर्सिज्म करने के लिए बिल्कुल तैयार होकर आया होता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, सेरप और आरजू को पोजेस देखता है और उनका एक्सोर्सिज्म शुरू कर देता है। इधर मीरल ने रुया को दफनाना शुरू कर दिया होता है। ओरहान बड़ी मुश्किल से इविल पावर से लड़कर उस पर कंट्रोल पाता है और एंड में इस कर्ज को खत्म कर देता है, जिससे आरजू और सेरप फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। दूसरी तरफ मीरल को भी रियलाइज होता है कि कर्ज का असर खत्म हो चुका है, इसीलिए वह रुया को दफनाना बंद कर उसे बाहर निकालती है और उससे कहती है कि अब गेम खत्म हो चुका है। इसके बाद हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि रुया को कभी एनीमिया की बीमारी थी ही नहीं। केमल उसे बीमार दिखा रहा था और उसका इलाज करने की कोशिश कर रहा था, जबकि असल में बीमार तो वह था। उसे MBP मंचोसेन बाइप्रॉक्सी सिंड्रोम था। यह एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर होता है और इसमें पेशेंट को अपना अच्छा खासा बच्चा बीमार लगने लगता है और उसको कुछ ज्यादा ही केयर करने लगता है। एक तरह से यह बीमारी चाइल्ड अब्यूज का कारण बन जाती है। इन सब घटनाओं के बाद केमल की दिमागी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी और 6 साल के लिए उसे असाइलम में भेज दिया गया और यह एक रियल स्टोरी थी जो कि मिर्रल ने अपने पर्सपेक्टिव से बताई थी। इससे हम लोग को समझ में आ जाता है कि सचिन 7 एक रियल हॉरर इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। थ्योरीज की बात करें तो लाले को सबसे पहले ही सच पता चल गया था क्योंकि उसका अल्जाइमर ही उसकी शील्ड था। काजिम डबल ढोल की था जो दोनों तरफ खेल रहा था और वो एमुलेट जो शमन ने दिया था वह सिर्फ एक प्रॉप नहीं बल्कि मीरल के कर्ज का सिंबल था। जब तक मीरल रिचुअल कंप्लीट नहीं करती, कर्ज उसी के थ्रू ऑपरेट करता रहता था। मतलब पूरी फिल्म में मीरल खुद भी एक विक्टिम थी। दोस्तों, अगर आपको सचिन 7 की यह खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर और सचिन यूनिवर्स की मूवी की और पार्ट भी चाहिए तो कमेंट में बताएं। अगली वीडियो किस मूवी पर बनाएं।